नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर निमरा सुंडा जी ने लिखा है। आज इसमें हम सॉइल साइंस पढ़ेंगे और ये जो हमारा लेक्चर हो रहा है ये कॉम्पिटिटिव बुक का, ये 69वां लेक्चर है, यानी कि 69वां लेक्चर है। आज हम लोग सॉइल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल साइंस में क्या पढ़ने वाले हैं? सॉइल साइंस की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। और सॉइल साइंस में दो ब्रांचेज होती है, एक होती है इडेफोलॉजी और एक होती है पेडोलॉजी। इन दोनों की डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे कि इडेफोलॉजी में किस चीज़ की स्टडी करते हैं और पेडोलॉजी में किस चीज़ की स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हम स्टडी करने वाले हैं टाइप ऑफ रॉक्स की, कि कितने तरीके की जो चट्टानें होती हैं इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। और साथ साथ में ये भी पढ़ेंगे कि जो सॉइल है, जो आज हम जिस पर खेती कर रहे होते हैं, ये सॉइल जो है इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई थी, सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो कैसी है, इसी के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं जी कि जो सॉइल साइंस होता है इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सॉइल साइंस इज ए डायनेमिक नेचुरल बॉडी composed of minerals and organic materials as well as living forms in which plants grow। बात समझो ध्यान से कि जो सॉइल साइंस है एक डायनेमिक नेचुरल बॉडी है, मतलब कोई ऐसे सिंपल सी नेचुरल बॉडी नहीं है। सिंपल सी नेचुरल, डायनेमिक का मतलब इसके कई आयाम हैं, समझ गए? मतलब सॉइल साइंस की स्टडी के कई आयाम हैं, काफ़ी डायनेमिक सा सब्जेक्ट है, काफ़ी बड़ा सा सब्जेक्ट है, समझ गए? इसके अलग अलग एस्पेक्ट से अलग अलग तरीके से अध्ययन करते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डायनेमिक नेचुरल बॉडी। ये जो सॉइल होती है मेनली तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। वो सबसे उसमें ये तीन चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मिनरल्स। सॉइल के अंदर जो सॉइल बनती है उस सॉइल में तीन चीज़ें होती हैं, जिसमें एक होता है मिनरल, दूसरा ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं या जीव जंतु जो मर जाते हैं, जब ये डिकम्पोज होते हैं तो डिकम्पोज होके सॉइल के अंदर जब मिक्स हो जाते हैं तो वो ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स बनाते हैं। इसके साथ साथ लिविंग फॉर्म्स होते हैं, जैसे एक्टिनोमाइसिटीज हो गया, फंगस हो गया, और उसके साथ साथ फिर ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, निमेटोड्स हो गए, और उसके बाद अर्थवर्म्स हो गए। ढेर सारे जो लिविंग थिंग्स हैं, मिनरल्स हैं, इसके साथ साथ जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, इन्हीं सभी को मिलाकर सॉइल बना है, ठीक, जिस पर हम प्लांट ग्रो करते हैं। ठीक, एक बार फिर से समझ लेते हैं। द सॉइल इज ए डायनेमिक नेचुरल बॉडी कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स एज वेल एज लिविंग फॉर्म इन व्हिच प्लांट ग्रो। सॉइल एक ऐसी नेचुरल बॉडी है जो मिनरल से, ऑर्गेनिक मैटर से और इसके साथ साथ लिविंग फॉर्म से, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, इसके साथ साथ अर्थवर्म है और ढेर सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब पाए जाते हैं। इन्हीं सबको मिलाकर बनती है सॉइल, जहां पर हम प्लांट को ग्रो करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि सॉइल की जो है वो सॉइल की डेफिनेशन क्या होती है। सॉइल साइंस की स्टडी करने के लिए दो सब्जेक्ट होते हैं। सॉइल साइंस को दो ब्रांच में डिवाइड करा गया है कि जिससे हमारा जो अध्ययन है, जो हमारा अध्ययन अध्यापन स्टडी वाला काम है, वो आसानी से हो पाए। जिसमें से सबसे जो पहला है वो है इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? इट इज द स्टडी ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू ग्रोथ, न्यूट्रिशन एंड यील्ड ऑफ क्रॉप। बात समझना, एज ए फार्मर या एज ए एक्सटेंशन वर्कर या एज ए सॉइल साइंटिस्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सॉइल के बारे में पढ़ना, वो भी किस एस्पेक्ट से? प्लांट के ग्रोथ के एस्पेक्ट से। बात समझना ध्यान से। जब कोई किसान खेती कर रहा होता है खेत में, ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा दूंगा कि समझ में आ जाएगा इडेफोलॉजी और पेडोलॉजी। जब कोई किसान खेती कर रहा होता है तब उसको जिस चीज की जरूरत पड़ती है, समझ पा रहे हो? किसान के खेती करते समय सॉइल के बारे में जिस जानकारी की जरूरत पड़ती है किसान को, उसका अध्ययन हम करते हैं इडेफोलॉजी में। जैसे जब किसान खेती करता है तो उसको ये जानना जरूरी होता है कि सॉइल साइंस में जो सॉइल होती है इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो न्यूट्रिएंट कितने अमाउंट में है,
अगर वो न्यूट्रिएंट नहीं है तो हम कैसे अप्लाई करें, अगर हमारी सॉइल कुछ गड़बड़ है तो उसको हम कैसे रिक्लेमेट करें, कोई प्रॉब्लमेटिक एल्कलाइन, सैलाइन या एसिडिक सॉइल है तो उसको हम किस तरीके से सही करें, इस जिससे हमारी जो क्रॉप है उसका प्रोडक्शन इंप्रूव हो। समझ गए? यानी कि किसान जब खेती करने के लिए सॉइल में जो भी चीजें रिक्वायर होती हैं, जब उनकी स्टडी करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इडेफोलॉजी। ठीक, ये जो इडेफोलॉजी वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है जिसमें इडेफोस का मतलब होता है सॉइल और लोगोस का मतलब होता है डिस्कस करना, यानी कि सॉइल के बारे में डिस्कस करना या स्टडी करना। अकॉर्डिंग टू इडेफोलॉजी सॉइल इज ए नेचुरल हैबिटेट फॉर प्लांट्स। इडेफोलॉजी के हिसाब से जो सॉइल है वो प्लांट का एक नेचुरल हैबिटेट है, यानी कि प्लांट केवल और केवल सॉइल पर ही रह सकते हैं, कहीं और नहीं रह सकते हैं। ये कौन कहता है? इडेफोलॉजी कहता है। काफी बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी, नेचुरल हैबिटेट फॉर प्लांट, सॉइल इज ए नेचुरल हैबिटेट फॉर प्लांट, ये किसमें कहा जाता है? इडेफोलॉजी में कहा जाता है या जो सॉइल साइंस का दूसरा जो ब्रांच है पेडोलॉजी, उसमें कहा जाता है? तो सॉइल इज ए नेचुरल हैबिटेट फॉर प्लांट ये कहाँ कहा जाता है? ये इडेफोलॉजी में कहा जाता है। इसके बाद अगर हम अगली बात करें तो वो होती है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं हम? टू स्टडी द ओरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी। अब बात समझना, इसमें क्रॉप को हटा दो। ठीक, इसमें क्रॉप को बिल्कुल हटा दो। इसमें क्रॉप से कोई मतलब नहीं है कि हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, किस तरीके से हमारी क्रॉप ग्रो होगी कि नहीं ग्रो होगी, ये बिल्कुल एस्पेक्ट दिमाग से निकाल दो। इसके बाद सॉइल साइंस को हम किस तरीके से पढ़ेंगे? पेडोलॉजी में हम पढ़ेंगे सॉइल साइंस के बारे में कि जो हमारी सॉइल है इसका ओरिजिनेशन किस तरीके से हुआ, इसके पेरेंट मटेरियल कौन कौन से थे, किस तरीके से उनमें बेदरिंग हुई और किस तरीके से फॉर्मेशन होते होते तब जाके 5 से 8 हजार साल में ये सॉइल बनी। तो यानी कि सॉइल फॉर्मिंग की प्रोसेस, सॉइल का ओरिजिन किस तरह हुआ। इसके बाद जो टाइप्स ऑफ सॉइल्स होती हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इसके बाद सॉइल की डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि इसमें केवल और केवल सॉइल के बारे में ही पढ़ते हैं। हमको इससे कोई मतलब नहीं होता है कि इसमें हम प्लांट ग्रो कर पाएंगे कि नहीं ग्रो कर पाएंगे। इसमें सॉइल साइंस के स्टडी का केवल मेन पर्पज यही होता है कि हम सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान पाएं, जिससे उसको हम आसानी से क्लासिफाई कर पाएं और जान पाएं कि हमारी जो सॉइल है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। समझ गए? तो ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं? पेडोलॉजी में। पेडोलॉजी जो वर्ड है ये भी एक ग्रीक वर्ड है जिसमें पेडोन का अर्थ होता है सॉइल और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। जो फादर ऑफ पेडोलॉजी हैं कहा जाता है, उनका नाम क्या है? जो फादर ऑफ पेडोलॉजी हैं उनका नाम है बीबी ढाकुचेव। इन्हीं को फादर ऑफ सॉइल साइंस भी कहते हैं। समझ के बाद फादर ऑफ सॉइल साइंस भी बीबी ढाकुचेव हैं और फादर ऑफ पेडोलॉजी भी कौन है? बीबी ढाकुचेव हैं। जब हम सॉइल साइंस की एंशिएंट टाइम में स्टडी करना स्टार्ट करते थे तो हम सॉइल साइंस को एज ए पेडोलॉजी स्टार्ट करते थे। ठीक, यानी कि सॉइल साइंस की स्टडी का जो मेन एस्पेक्ट्स होता था वो पेडोलॉजी वाली ब्रांच में होता था। फिर बाद में पेडोलॉजी से ही जब पेडोलॉजी पढ़ने लगे लोग तो एक नई ब्रांच और आ गई। फर्दर जब इसके अंदर इवोल्यूशन हुआ और थोड़ा डेवलपमेंट हुआ तो एक नई ब्रांच आई जिसका नाम एडोपोलॉजी रखा गया। उसको प्रॉपरली केवल इसी वजह से बनाया गया था कि जिससे हम सॉइल की स्टडी करें और सॉइल के बारे में जान पाएं, जिससे हम अच्छे से अच्छा प्लांट ग्रो कर पाएं। समझ गए? अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी। पेडोलॉजी के हिसाब से क्या है कि सॉइल जो है वो एक नेचुरल बॉडी है, इसमें प्लांट का कहीं नाम ही नहीं आ रहा है, जबकि वहां पर क्या हो रहा था? नेचुरल हैबिटेट ऑफ प्लांट कहा जा रहा था इडेपोलॉजी में सॉइल को। इडेपोलॉजी में सॉइल को क्या कहा जा रहा था कि सॉइल जो है वो नेचुरल हैबिटेट फॉर प्लांट है, लेकिन पेडोलॉजी में प्लांट का कोई भी जिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि सॉइल को यहाँ पर एक नेचुरल बॉडी के रूप में पढ़ा जाता है। समझ गए? इसके बाद अगर हम बात करें तो जो सॉइल होती है, जैसे अभी मैंने बताया कि मिनरल से बने होते हैं और मिनरल ही जब ढेर सारे मिनरल एक साथ जुड़ के कॉम्पैक्ट हो जाते हैं वही बनाते हैं रॉक्स। ठीक,
अब इन्हीं रॉक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मेनली 3 तरीके के रॉक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना समझेंगे कि जब ढेर सारे मिनरल्स एक साथ काफ़ी कॉम्पैक्ट होके एक हार्ड चीज़ बना लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं रॉक, उसी को चट्टान कहा जाता है। तो ये कई तरीके के होती हैं, जिसमें सबसे पहला होता है एग्नियस रॉक्स, जिसको हम अग्निय चट्टानें कहते हैं। दूसरा होता है सेडिमेंट्री, ठीक, जिसको हम अवसादी चट्टानें कहते हैं। उसके बाद मेटामॉर्फिक, जिसको हम परतदार चट्टानें भी कहा करते हैं, ठीक। तो अगर हम बात करें कि इग्नियस जो रॉक होती है, इसकी फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, जब पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा है, जब वो बाहर आता है तो बाहर आके वो फैल जाता है, और यहाँ का टेम्परेचर कम होने की वजह से वो जो मैग्मा है वो ठंडा हो जाता है। तो ठंडा हो जाने पर वो जो चट्टान बन जाती है हार्ड सी, उसी को हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स, यानी कि अग्निय चट्टानें, ठीक। इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट और बेसाल्ट। जो ग्रेनाइट और बेसाल्ट रॉक्स होती हैं, ये रॉक्स इग्नियस रॉक्स होती हैं। इसके बाद जब यही इग्नियस रॉक्स धीरे धीरे इनके अंदर थोड़ा चेंजिंग आने लगती है, तब इन्हीं को हम बोल देते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। इसके एग्जाम्पल होते हैं लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एंड डोलोमाइट। ये लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और डोलोमाइट जो होते हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद अगर हम मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें, तो जब ढेर सारी सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक एक दूसरे के ऊपर आपस में ऐसे बनती जाती हैं, तो एक परतदार चट्टान बन जाती है, समझ गए। तो उस चट्टान को अगर हम तोड़ेंगे तो हमको ढेर सारी उसमें परत दिखाई देगी। जैसे कभी अगर आपने मार्बल की टाइल्स देखी होगी, तो उसमें अगर व्हाइट मार्बल है तो आप ध्यान से देखेंगे कि व्हाइट है, बीच में कुछ और किसी दूसरे कलर का है, कोई डार्क व्हाइट है, कोई बहुत ज़्यादा वैसा दूसरे टाइप का व्हाइट है, कोई मिल्की कलर का है, बीच बीच में कहीं कहीं पर आपको ब्लैक कलर भी देखने को मिलेगा। इस टाइप का क्यों हो जाता है? क्योंकि जब ढेर सारे उसी में इग्नियस रॉक्स आके मिल गए, उसी में सेडिमेंट्री रॉक्स आके मिल गए, फिर धीरे धीरे वो और दब गया, दबते दबते धीरे धीरे कुछ समय बाद फिर वो एक दूसरी तरीके के रॉक्स बन जाता है, जिसको हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। इसका जो मेटामॉर्फिक रॉक का जो एग्जाम्पल है वो नीस है, जिसको हम गिनीस लिखते लेकिन पढ़ते इसको नीस है। मार्बल, क्वार्ट्स और स्लेट, ये जो 4-5 एग्जाम्पल हैं, ये किसके हैं? ये सब मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल होते हैं। फिर से एक बार समझा देता हूँ। इग्नियस रॉक के जो एग्जाम्पल हैं वो ग्रेनाइट और बेसाल्ट हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं इग्नियस रॉक से, जरूर याद कर लेना यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इग्नियस रॉक जो होता है वो ग्रेनाइट और बेसाल्ट इसका एग्जाम्पल होता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है या इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सेडिमेंट्री में लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और डोलोमाइट, ये भी याद कर लो। बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि अगर ट्रिक बना के याद करोगे तो बहुत ढेर सारी चट्टानें हैं, बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स। ऐसा तो है नहीं कि जितना मैंने लिखा है उतना ही एग्जाम्पल्स है, ये तो इम्पॉर्टेंट है तो मैंने लिखा है। अगर आप चाहेंगे कि हम ट्रिक बना के याद कर लें तो इस तरीके से संभव नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इस चीज़ में हो सकता है एग्जाम में कुछ दूसरा दे दे तो ट्रिक आपकी फिर फेल हो जाएगी। इस वजह से मेरा कहना है कि इसको बार बार याद करते रहिए। यही जो इतना इसमें एग्जाम्पल दिया गया है यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाकी हैं तो बहुत ढेर सारे अनगिनत टाइप के हैं, लेकिन उनका हमको काम नहीं है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया कि जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है ये इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक के मिक्सचर की वजह से ही बन जाती है। इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक के मिक्सचर से ही बन जाती है मेटामॉर्फिक रॉक। तो अगर हम बात करें कि मेटामॉर्फिक जो रॉक बन रही है वो किससे बन रही है, किस सेडिमेंट्री रॉक से या किस इग्नियस रॉक से बन रही है, तो उसमें सबसे पहला जो है नीस, ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल में देखा कि नीस जो है वो एक मेटामॉर्फिक रॉक है। तो ये किससे बन रही है? जो नीस बन रही है किससे बन रही है? ये ग्रेनाइट से बन रही है। ग्रेनाइट अपना क्या है? एक इग्नियस रॉक है। तो इसी इग्नियस रॉक से जो नीस है इसी से अपना जो है वो ग्रेनाइट से ही बना है नीस। इसके बाद जो मार्बल है वो लाइम स्टोन से बना है, ठीक। अगर आप ध्यान से देखेंगे कभी मार्बल को तो आपको जो सफ़ेद सा मार्बल दिखेगा वो चूने कलर का ही होता है। जैसे हमारा जो चूना होता है लाइम, उसी कलर का भी होता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि लाइम स्टोन जो होता है वो मार्बल का होता है।
इसके बाद आपको हमने कल पढ़ाया था कि जो सैंड होती है, सैंड्स में सबसे ज़्यादा क्वार्ट्स पाया जाता है, तो जो क्वार्ट्स होती है वो सैंड स्टोन से बनी होती है। इसके बाद अगर हम बात करें स्लेट की, तो स्लेट सेल से बनी होती है। नाम बोलने में कुछ राइमिंग सा लग रहा है, सेल और स्लेट्स, तो कुछ मैंने इस तरीके से याद कर लिया था, थोड़ी बहुत ट्रिक से, और कुछ मैंने रट के याद किया था। आपको भी यही करना पड़ेगा, 100% ट्रिक से याद नहीं होगा, बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि समझने वाली चीज़ें जो हैं वो समझा दिया है, कुछ फैक्ट्स हैं उसको आपको रटना ही रटना है। ठीक, तो जो सेल होती है, स्लेट होती है, वो किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है। क्वार्ट्ज जो होता है वो सैंड स्टोन से बना होता है। मार्बल जो होता है वो लाइम स्टोन से बना होता है, और जो नीस है वो ग्रेनाइट से बना होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ अर्थ मिनरल्स होते हैं जो सॉइल की सरफेस पर पाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि सॉइल 3 चीज़ों से बनी होती है, मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो अर्थ पे मिनरल पाए जाते हैं, ये कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं? पाए तो ढेर सारे मिनरल्स जाते हैं, लेकिन हम कुछ जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं जो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, केवल उन्हीं के बारे में डिटेल में समझेंगे। जिसमें सबसे पहला है क्वार्ट्ज, जिसको हम सिलिका या SiO2 भी बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारी अर्थ क्रस्ट पे, यानी कि मिट्टी में सबसे ज़्यादा कौन सा मिनरल होता है? सिलिका ही होता है। इसमें जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट इज सैंडी फ्रैक्शन। सैंडी जो सॉइल होती है, जो हमारे सॉइल में जो सैंड होता है, जिसको हम सैंडी फ्रैक्शन, जिसको हम सैंड कहते हैं, बालू जो होता है, उसी को हम कहते हैं क्वार्ट्स। नॉर्मल भाषा में हमारी मिट्टी में जो बालू होता है उसी को हम क्वार्ट्स कहते हैं, समझ गए? ये पृथ्वी पर लगभग कितना परसेंट है? ये लगभग 36% पाया जाता है। ये अर्थ क्रस्ट, जो टोटल अर्थ क्रस्ट है, उसका लगभग 36% केवल और केवल जो क्वार्ट्स है, केवल यही मिनरल पाया जाता है। रॉक कंटेनिंग फ्री सिलिका, ऐसा रॉक्स जिसके अंदर फ्री सिलिका इन अबेंडेंट व्हिच इज नॉट कंबाइंड विथ वेस आर कॉल्ड एसिडिक रॉक। कह रहा है कि ऐसी रॉक्स जिसके अंदर सिलिका, फिर से ध्यान से समझना, ऐसी रॉक्स जिसके अंदर ये जो सिलिका मिनरल्स है वो ढेर सारी मात्रा में है, और उसके साथ साथ कोई और बेसिडिक मिनरल नहीं है, कोई और बेस वाला चीज नहीं उसके अंदर मिक्स करा गया है, तो इसकी जो रॉक बनेगी वो रॉक एसिडिक नेचर की होगी। मतलब बात समझो, अगर मैंने ये शरबत बनाया है, उसमें केवल और केवल चीनी डाली है, तो वो शरबत मीठा होगा जब तक उसमें हम 1 पौवा नमक नहीं डाल दें। समझ पा रहे हो? यानी कि अगर उसमें अगर बेस पड़ जाएगा तब तो वो एसिडिक नहीं रह जाएगा, तब तो उसकी एसिडिटी खत्म कर देगा, क्योंकि बेसिक कोई चीज, नेचर का कुछ और चीज मिल गया है। लेकिन अगर किसी रॉक में फ्री सिलिका है और ज्यादा मात्रा में है, और साथ में उसमें क्या नहीं है? बेस नहीं है, यानी कि क्षारीय कोई चीज नहीं है, तो उससे जो चट्टान बनेगी वो एसिडिक रॉक बनेगी, और इस तरीके की जो सॉइल बनेगी वो सॉइल भी एसिडिक नेचर की ही होगी। इन ग्रेनाइट यानी कि एसिडिक रॉक, क्वार्ट्स इज प्रेजेंट इन द प्योर फॉर्म एज ए प्रोमिनेंट सब्स्टिट्यूट। जो ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट के अंदर जो क्वार्ट्स होता है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। आपने जो ग्रेनाइट देखा होगा, ग्रेनाइट पत्थर, उसमें क्वार्ट्स सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इन बेसिक रॉक, जब कोई बेसिक रॉक हो जाता है, यानी कि कुछ हम ऐसे कह सकते हैं कि जो क्षारीय रॉक हो जाता है, लाइक बेसाल्ट कंटेंट ओनली ए लिटिल इफ एनी ऑफ फ्री सिलिका। अगर कोई फ्री सिलिका उसमें पाई जाती है, बेसिक रॉक लाइक बेसाल्ट कंटेंट ओनली ए लिटिल इफ एनी फ्री सिलिका, यानी कि जो अपना बेसिक रॉक होता है उसके अंदर बेसाल्ट जो होता है वो काफी कम मात्रा में पाया जाता है, सिलिका काफी फ्री होती, कम होती। समझ गए? इसके बाद अगर हम अगला बात करें तो अगला जो मिनरल्स है जो अर्थ क्रस्ट पर काफी अबंडेंट मात्रा में पाया जाता है वो है फेल्सपार। फेल्सपार की अगर हम बात करें तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो इस तरीके से जरूर याद कर लेना, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। K2O AlO3 6SiO2। ठीक, क्या है? K2O AlO3 6SiO2। ठीक, ये क्या है? ये फेल्सपार का फॉर्मूला है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सच मिनरल्स कंस्टिट्यूट अबाउट 48% ऑफ अर्थ क्रस्ट। जैसे मैंने बताया था कि जो क्वार्ट्स है वो 36% बनाता है टोटल अर्थ क्रस्ट का, तो उसी तरीके से जो आपका फेल्सपार है
ये 48% टोटल अर्थ क्रस्ट का बनाता है। ठीक, तो 36 और 48 आपका कितना हो जाएगा, ऐसा समझिए कि 50 और 50 30 80, मतलब ऐसे समझिए कि 88% के आसपास आपका बन जाएगा। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें फेल्सपार वेदर इजिली एंड गिव राइज टू क्ले ऑन हाइड्रोलाइसिस। जब क्ले की हाइड्रोलाइसिस होती है तब उसमें फेल्सपार आसानी से वेदर हो जाता है। बात समझो ध्यान से कि जब फेल्सपार पे पानी बहता रहता है, ध्यान से समझना, कोई ऐसी चट्टान है जहां पर फेल्सपार है, उस चट्टान में अगर वहां से पानी बहेगा तो पानी बहने की वजह से उसकी हाइड्रोलाइसिस होती रहेगी और उसी पानी की वजह से फिर वो धीरे 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 उसके अंदर वेदरिंग होती रहेगी और वो वेदरिंग होते होते फिर पानी के साथ बह जाती है। इसी को भैया मेरे बोलते हैं मोरंग, जो हम मोरंग घर बनाने में यूज करते हैं। देख लेना ध्यान से, देखो ये उसी कलर का है भी। तो पानी जब इस पे बराबर पड़ता रहता है तो इजिली ये वेदर हो जाता है, जल्दी से ये टूट जाता है, टूट टूट के मोरंग बन जाता है। समझ गए, तो यही होता है फेल्सपार। समझ गए बात। इसके बाद जो अगला मिनरल है जो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है वो है माइका। ये तीसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मिनरल है जो अर्थ क्रस्ट पर पाया जाता है। व्हाइट माइका इज मोर ये दो तरीके का होता है जो माइका होता है, एक होता है व्हाइट माइका और दूसरा होता है ब्लैक माइका। तो जो व्हाइट माइका होता है इज मोर रेजिस्टेंट टू वेदरिंग देन ब्लैक माइका। जो ये व्हाइट माइका होता है ये जल्दी नहीं वेदरिंग होती, यानी कि ये जल्दी से टूटता नहीं है। ये चाहे नेचुरल और चाहे आर्टिफिशियल, इसको तोड़ने में थोड़ी ज्यादा मेहनत पड़ेगी अगर हम इससे मुकाबला करें। यानी कि ब्लैक माइका जो होता है ये आराम से टूट जाता है जबकि व्हाइट माइका देर से टूटता है। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो पिक्चर में आप देख के भी समझ पा रहे होंगे कि ये जो है ये काफी हार्ड सा लग रहा है, यानी काफी मजबूत सा लग रहा है, और ये कैसा लग रहा है, ये काफी कमजोर सा लग रहा है, ये काफी सॉफ्ट तो नहीं कह सकते हाँ, लेकिन इसकी जितना हार्ड तो ये वाला नहीं है। ठीक, तो ब्लैक माइका क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है इसी वजह से ये आसानी से वेदरिंग हो जाती है इसमें। अगर व्हाइट माइका की बात करें तो इसमें वेदरिंग काफी लेट से होती है, ज्यादा रेजिस्टेंट होता है। माइका आर मोर रेजिस्टेंट टू वेदरिंग देन फेल्सपार एंड अदर सिलिकेट्स। जितने अदर सिलिकेट्स होते हैं यानी कि अदर सिलिका जो होती है, यानी कि अदर जो क्वार्ट्स और फेल्सपार होता है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले मिनरल्स पढ़ाए, क्वार्ट्स और फेल्सपार से ज्यादा रेजिस्टेंट होता है माइका। ठीक, चाहे वो व्हाइट माइका हो चाहे ब्लैक माइका हो, ये दोनों माइका जो होते हैं ये उन दोनों मिनरल से ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। लेकिन अगर इन दोनों माइकाज में बात करें तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट होता है व्हाइट माइका, उसके बाद फिर ब्लैक माइका होता है। माइका कंटेंट 10% ऑफ अर्थ क्रस्ट। माइका जो होता है ये अर्थ क्रस्ट का 10% बनाता है। एक 48% बनाया, एक 36% बनाया और एक 10% बनाया। ऐसा समझिए कि 95 प्लस ये पहुंच गया। अब ऐड कर लेना, 97 98 ऐसे आसपास में कुछ आ रहा होगा। पोटास माइका जो होता है, पोटास अगर आपने खेती करी होगी कभी, अगर आपने कभी खेत में पोटास जो खाद आती है पोटेशियम, उसको अगर डाला होगा, म्यूरेट ऑफ पोटास जो खाद आती है, फर्टिलाइजर जो आता है, उसको अगर आपने खेत में कभी ब्रॉडकास्टिंग करी होगी उसको, तो आपने देखा होगा कि जो पोटास माइका जो पोटास होता है वो हल्का हल्का सफेद कलर जैसा होता है। पोटास माइका किस तरीके से होता है, इसके जैसा ही होता है, बस वो ऐसा होता है दानेदार होता है। समझ गए पोटास। तो अगर आपने खाद डाली होगी पोटास, जो म्यूरेट ऑफ पोटास खेत में कभी छिड़का होगा, तो आपको पता होगा कि इस तरीके से होती है। तो पोटास माइका को ही हम व्हाइट माइका बोलते हैं क्योंकि पोटास हल्का हल्का सफेद कलर का होता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और हल्का सफेद होगा तो ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, क्योंकि सफेद और ट्रांसपेरेंट लगभग एक जैसे हम कह सकते हैं, ऐसे समझ गए। तो हल्का सा ट्रांसपेरेंट भी होता है और इसके साथ साथ व्हाइट भी होता है। इसको हम मस्कोवेट माइका भी कहते हैं। समझ गए। पोटास माइका जो होता है वो सफेद होता है, इसके साथ साथ हल्का सा ट्रांसपेरेंट भी होता है, जिसको हम मस्कोवेट माइका भी कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मैग्नीशियम माइका की, तो इट इज कॉल्ड
बायोटिक ब्लैक माइका, ये ब्लैक माइका होती है मैग्नीशियम वाली। पोटास वाला अगर आप सफेद वाला समझ गए तो मैग्नीशियम वाला ब्लैक हो जाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। दो चीज में कंफ्यूजन हो रही है तो एक की ट्रिक बना लो, दूसरा अपने आप ही कंफर्म हो जाएगा। तो मैंने एक की ट्रिक बना ली थी कि पोटास हल्का सफेद जैसा होता है, सफेद और ट्रांसपेरेंट लगभग लगभग सेम जैसे होते हैं। मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गया था तो मैंने इस तरीके से याद कर लिया। आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, उसको याद करने की ट्रिक आपकी चाहे जैसी हो, उल्टा पुल्टा चाहे जैसा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए जिससे आप बता पाएं और ज्यादा देर तक रिटेन कर पाएं। इसके बाद अगर हम अगला बात करें तो जो सॉइल फॉर्मेशन है ये किस तरीके से हुई है। जो आज हम सॉइल है जहां पर हम रहते हैं, खेती करते हैं, जो अर्थ क्रस्ट का ऊपर का जो लूज सॉइल होती है ये किस तरीके से बनी है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सॉइल इज फ्रॉम वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। जो सॉइल है ये फॉर्म हुई थी यानी कि बनी थी किससे, वेदरिंग ऑफ रॉक्स और मिनरल से। जो ढेर सारे रॉक्स हैं और जो मिनरल्स हैं इनके टूटने से, वेदर करने से यानी कि अपक्षय होने से धीरे 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 करके 800 से 1000 साल के अंदर तब जाके सॉइल बनती है। वो भी कितनी, 2 से 3 इंच। ध्यान से समझना, केवल 2 से 3 इंच सॉइल बनने में ही 800 से 1000 साल का समय लग जाता है। बहुत ज्यादा साइंटिफिक तो नहीं है कहना कि हाँ इतना ही टाइम लगता है, क्योंकि पेरेंट मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पेरेंट मटेरियल वेदर के प्रति ज्यादा रेजिस्टेंट होगा, वेदरिंग के प्रति, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर वहीं ब्लैक माइका जैसा अगर कोई पेरेंट मटेरियल है तो आराम से वो जल्दी से वेदरिंग हो जाएगी। आप ऐसे समझ सकते हैं कि लगभग 10,000 साल तक सॉइल की फॉर्मेशन होती है, तब जाकर हमको 3 से 4 सेंटीमीटर का जो सॉइल है वो मिलती है। तो आज जो हम सॉइल देख रहे हैं ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी पुरानी होगी। अकॉर्डिंग टू जेनी, सॉइल प्रॉपर्टी इज डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ दीज फैक्टर्स। सॉइल की कोई अगर प्रॉपर्टी हमको जाननी है तो वो किस फैक्टर से हम जान सकते हैं, इसको किसने बताया था, जेनी ने बताया था। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी मदद से हम सॉइल के बारे में जान पाएंगे। तो उसमें 3 तरीके के फैक्टर होते हैं, जिसमें पहला है पैसिव फैक्टर, दूसरा है एक्टिव फैक्टर और तीसरा जो है वो है नेचुरल फैक्टर। हम अभी समझेंगे कि पैसिव फैक्टर क्या होता है। पैसिव फैक्टर ऐसा होता है जिसका सॉइल फॉर्मेशन में योगदान तो होता है लेकिन ये एक्टिव रूप से भाग नहीं लेता है। बात समझना, जैसे जिसकी शादी होती है, ध्यान से समझना, पैसिव फैक्टर, एक्टिव फैक्टर, नेचुरल फैक्टर, ध्यान से समझना। पैसिव फैक्टर जो है ये दूल्हा और दुल्हन हो गए, ठीक, इनका कुछ काम नहीं होता है लेकिन शादी इन्हीं की रहती है, ये कुछ करते नहीं है लेकिन, ठीक। और इसके बाद एक्टिव फैक्टर की अगर हम बात करें तो जितने रिश्तेदार होते हैं, भाई बहन होते हैं, ये सब एक्टिव फैक्टर के तरीके से काम करते हैं, क्योंकि यही सब शादी करने के लिए काम कर रहे होते हैं। जैसे जितने भी शादी में काम होते हैं ये सब कर रहे होते हैं, वेटर का काम हो गया या और कुछ काम हो गया, सब कुछ यही करते हैं। दूल्हा दुल्हन उस दिन कुछ काम नहीं करते, उनको शादी केवल उनकी होती है। तो पैसिव फैक्टर में कौन आ जाएगा, केवल दूल्हा दुल्हन, इनको कुछ नहीं करना है लेकिन शादी इन्हीं की हो रही है, मेन दारोमदार इन्हीं के ऊपर है, समझ गए। तो पहला तो ये हो गया, पैसिव फैक्टर बोले तो दूल्हा दुल्हन। एक्टिव फैक्टर बोले तो जो लोग काम कर रहे हैं। नेचुरल फैक्टर जो और बाहर से आ रहे हैं, बाहर वाले लोग जो खाना खाने आते हैं खाते हैं और चले जाते हैं, वो सब हो गए नेचुरल फैक्टर, समझ गए। अब जो थोड़ा सा क्लियरिटी आई होगी तो अभी इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है उसको पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने एक्टिव फैक्टर, जो पैसिव फैक्टर है, इसमें कहा था कि पेरेंट मटेरियल, इसमें कहा था दूल्हा दुल्हन, यानी कि पेरेंट मटेरियल, जो सॉइल हमारी बन रही है, आज बन के तैयार हुई है, इसका कोई एक पेरेंट मटेरियल तो रहा होगा, उसी की वेदरिंग हुई होगी। वही जो पेरेंट मटेरियल था उसी की वेदरिंग होते 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 तब जाके आज ये सॉइल जो हमको बनी मिल रही है यही है। यानी कि उसी दूल्हा दुल्हन की जो शादी हुई है, शादी हुई तभी तो हम कह पाए हाँ कि शादी हो गई, समझ गए। तो ये क्या होता है, अनकंसोलिडेटेड मास व्हिच द सोलम डेवलप, जिससे सॉइल हमारी डेवलप होती है।
इसके बाद अगर हम रिलीफ और टोपोग्राफी की बात करें तो मतलब जगह जहां पर शादी हो रही है, मतलब जहां पर सॉइल फॉर्मेशन हो रही है उसकी जगह कैसी है। ठीक, अगर कोई ऊंचली जगह है तो ऊंचे से नीचे पर अगर पत्थर अगर ढमलियाता हुआ आएगा, लुढ़कते हुए आएगा, तो वो आसानी से उसके अंदर वेदरिंग होगी। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ किसी का आना नहीं, किसी का जाना नहीं, ना हवा चल रही है, ना पेड़ पौधे उग रहे हैं, तो उस तरीके पर वो ऐसी जगह पर सॉइल फॉर्मेशन काफी लेट से होती है। तो ये हो गया रिलीफ और टोपोग्राफी के बारे में। देखो यार, बहुत डिटेल में नहीं घुस रहा हूँ, क्योंकि बहुत डिटेल में आपको जरूरत भी नहीं है। बहुत डिटेल में जो पढ़ना है तो आप फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है बीएससी एग्रीकल्चर जो करते हैं उनके लिए, आप वहां पर देख सकते हैं, अच्छे से वहां समझाया है। इसके बाद अगर हम एक्टिव फैक्टर की बात करें, यानी कि जो अपने भाई बहन होते हैं, परिवार वाले होते हैं, जो ढेर सारा काम कर रहे होते हैं, उसमें क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म, यही सब ढेर सारा काम करते हैं। समझ गए? क्लाइमेट, वेदर, रेन, आंधी, तूफान, इसी वजह से जो चट्टानें हैं वो टूटती हैं, टूट के धीरे धीरे पिसती रहती हैं, वेदरिंग होती रहती है, अपक्षय होते तब जाके वो भुरभुरी जैसी मिट्टी बन जाती है। समझ गए? तो ये एक्टिव फैक्टर होते हैं। कौन? क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म, जिसको हम बायोस्फीयर भी कहते हैं। ढेर सारे ऑर्गेनिज्म और क्लाइमेट के सहयोग से, ये लड़कियों वाले और लड़कों वाले के सहयोग से फिर ये शादी होती है, मतलब ये सॉइल फॉर्मेशन होता है। ये सब हो गए एक्टिव फैक्टर, ये एक्टिव रूप से काम करते रहते हैं। पैसिव फैक्टर, दूल्हा दुल्हन, उनको कुछ काम नहीं होता है। उसके बाद नेचुरल फैक्टर, टाइम एंड एज ऑफ लैंड, जैसे जो कुछ नई बनी सॉइल होगी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होंगे, और जो कोई बहुत पुरानी सॉइल है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे। यानी कि सॉइल धीरे धीरे जितनी पुरानी होती जाएगी वो उतना ही सॉइल के रूप में बनती जाएगी। समझ पा रहे हो? मतलब पहले जब सॉइल बनने की प्रोसेस स्टार्ट हुई थी तो वो चट्टान था, चट्टान से धीरे धीरे कंकड़ पत्थर बन गया। ठीक, कंकड़ पत्थर से बालू जैसा बन गया, फिर बालू जैसे से फिर क्ले बन गया, मिट्टी बन गई। इस तरीके से जितना टाइम होता जाएगा, तो नेचुरल फैक्टर में क्या आ जाएगा? आपका टाइम और एज ऑफ लैंड, मतलब कि जो हमारी सॉइल है, लैंड है, इसकी एज क्या है। तो आई होप आपको यह सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो अच्छे से समझ में आई होगी। आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।